ईरान ने हासिल कर लिया खतरनाक एक और हथियार, तस्वीर जारी कर दी गई है। ईरान ने एक नया डिस्ट्रॉयर बना लिया है। जी हां, एक ऐसा डिस्ट्रॉयर जो कि हमला भी कर सकता है। जी हां, सही सुना आपने, हमला भी कर सकता है। ये 2 in 1 है, यह हमला भी कर सकता है और साथ ही ये जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो इसका मेन काम है वो जासूसी करना है और दुश्मन देश की तमाम जानकारियां इकट्ठा करना है। लेकिन मौका पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर इस डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। ईरान ने अपनी नौसेना की ताकत को एक बार फिर से अचानक से बढ़ाकर दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसे हालात में जब ईरान पर खतरनाक प्रतिबंध है, ईरान ऐसी तरक्की कर लेगा। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि हम किसी को कत्ल करना चाहें, हत्ता कि हम तो डोनाल्ड ट्रंप का भी कत्ल नहीं करना चाहते। वहीं मेरे दोस्तों, पेजेश्कियान ने और भी चीज़ें क्लियर की हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि हम पर इल्ज़ाम लग रहा है कि हम परमाणु बनाना चाहते हैं, जबकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ कोई हरकत करी तो हम जंग लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। हम अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। याद होगा, लॉस एंजलिस के आग पर ईरान ने कहा था कि हम या तो फाइटर्स दे सकते हैं या कोई और मदद कर सकते हैं, हम तैयार हैं। तो अमेरिका ने कहा कि भाई हम आपके लोग नहीं ले सकते, फायर फाइटर्स हमें आपसे नहीं चाहिए, अगर आपको मदद करनी है तो आप पैसा भेज सकते हैं। ऐसे में ईरान के पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है, हम अमेरिकियों को पैसा क्यों दें, हमारे यहाँ खुद ही पैसे की कमी है और हम पैसा इकट्ठा करके अगर दें तो वो भी हम अमेरिका को दें, उससे बेहतर होगा कि हमारा पैसा गज़ा में लगे। من به عنوان یه مالیات دهنده ایرانی راضی نیستم یک قران از مالیات من قبل از اینکه خرج غزه بشه بره برای لس آنجلسی های پوفیوز خرج بشه. همشون میخوان افتخار کنن که ما دلمون برای لس آنجلس سوخت، ما 1.5 سال خون تو دلمونه برای غزه. اون سخنگوش میخواد خودش آدم نشون بده، برای غزه سخنرانی میکنه. آقای قالیباف تو جلودار مایی، تو فرمانده مایی، والله این از صمیم قلب میگم ما امیدمون به توه، به ایست جلو اینا. उधर पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ताजिकिस्तान पहुंच गए और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। उधर रशिया को ईरान ने बहुत बड़ा झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका। यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, जो कि एक बड़ा शहर है। ईरान ने कह दिया कि हम रूस से भले ही डील कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया के इलाके को हम रूस का कभी नहीं मानेंगे। उधर ईरान का एक ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया, न जाने कैसे हुआ, लेकिन इस हादसे में 3 ईरानी ऑफिसर्स की मौत हो गई है। उधर तुर्की एयरलाइंस ने सीरिया के लिए उड़ान भरना शुरू कर दी है। उधर एर्दोगान ने कहा है कि अगर हम चाहें तो तमाम आतंकी ग्रुप को एक ही झटके में सीरिया में ख़त्म कर सकते हैं। हजरात, बड़ी चालाकी से खुल्लम खुल्ला इजराइल सीरिया के ही हथियार उठाकर ले गया, लेकिन सीरिया की गवर्नमेंट ने इजराइल को कुछ नहीं कहा। लेकिन यही दोगली सीरिया की गवर्नमेंट खुद रूस के हथियार को रूस को निकालने नहीं दे रही है। रशिया के अंदर रूस के हथियार काफ़ी मात्रा में अभी मौजूद हैं और रशिया जब उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है तो सीरिया उन्हें रोक रहा है। गाजा में सीज फायर कन्फर्म है, लेकिन लेबनान में लगातार सीज फायर तोड़ रहा है इजराइल। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, लगातार भारी मात्रा में अचानक से अब और भी तेज़ी से लेबनान के अंदर बम लगाकर, माइन लगाकर घरों को उड़ा रहा है इजराइल। उधर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जितने घर लेबनान के तोड़ दिए हैं इजराइल ने, हम उन घरों को दोबारा बनाएंगे, दोबारा बसाएंगे और लेबनीज लोगों की मदद करेंगे। अमेरिका ने जो रूस के ऑयल टैंकरों पर 3 दिन पहले पाबंदी लगाई, उससे ईरान और रूस के बीच ट्रेड पर भी फर्क पड़ा है। जो टैंकर ईरान और रशिया के बीच चलता था, असल में अमेरिका ने उस पर भी बैन लगा दिया है। अब जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सागर में वो टैंकर नहीं चल पा रहा है और ईरान और रशिया एक दूसरे को साजो सामान नहीं, यानी ईंधन बेच नहीं पा रहे हैं।
उधर अमेरिकी सेनेटर ने ईरान के खिलाफ जहर घोलते हुए कहा कि हम कभी नहीं चाहेंगे और कभी नहीं होने देंगे कि ईरान परमाणु हथियार इकट्ठा कर ले और बना ले। और हम ये जानते हैं और दुनिया को समझ लेना चाहिए कि ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। हजरात, ये बात जो बताने जा रहा हूँ ये 3 महीने पहले से ही मैंने ये बात बोली थी और आप में से कोई ना कोई गवाह होगा मेरा भाई जिसने ये बात सुनी होगी कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से इजराइल खुद नरसंहार कर रहा है, इजराइल के सैनिक गाजा में कत्लेआम कर रहे हैं, घरों को आग लगाकर फोटो खिंचवा रहे हैं और खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, ये आने वाले समय में इन पर भारी पड़ेगा। हजरात, वो समय आ चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरी दुनिया में इजराइल के सैनिक जलील हो गए हैं और जगह जगह ये धरे जा रहे हैं, इन पर केस हो रहा है और इनके लिए अब जिंदगी मुश्किल हो गई है। अब ऐसे में आखिरकार इजराइल की गवर्नमेंट ने अपने सैनिकों को वार्निंग दी है कि आप सोशल मीडिया पे अपने फोटो जो अपलोड कर रहे हैं तो चेहरा छुपाइए, मुंह को ढाकिए, आप मुंह को ब्लर कीजिए, या फिर अगर आप कोई भी फोटो पोस्ट कर रहे हैं तो अपने वकील से पहले सजेशन ले लीजिए कि क्या ये पोस्ट करने पर कोई दिक्कत तो नहीं। ये जिंदगी हो गई है इजराइल के सैनिकों की। वहीं आपको बता दूं कि स्पेन के एनजीओ इजराइल के खिलाफ गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि स्पेन के अंदर जो स्पेन मैच करवाने वाला है, फुटबॉल मैच, उसमें जो इजराइल की टीम खेलने वाली है, स्पेन की गवर्नमेंट इजराइल को ब्लॉक करे और उसको यहाँ मैच खेलने ना दे। इजराइल के खिलाफ यूके और नॉर्वे ने कहा कि जिस तरह से यूएन को बैन कर रहा है इजराइल गाजा और फिलिस्तीन में, ये सरासर गलत है क्योंकि इन संगठन के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन गाजा और फिलिस्तीन में काम कर ही नहीं सकती। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।